गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 2 से वीडियो नंबर 1 देखते हैं और लेसन नंबर 2 है। पहला लेसन आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने कंप्लीट। फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। उसके अलावा जो आपका गुरुवार को टेस्ट होगा उसमें पूरा लेसन नंबर 1 और जितने बुधवार तक वीडियो होंगे उस सभी का टेस्ट होगा। तो लेसन नंबर 1 को अच्छी तरह तैयार आपको करना है। आज अपन लेसन नंबर 2 के अंदर देखते हैं। तो लेसन नंबर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। आपको बताया था मैंने पादपों में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों प्रकार से होता है। तो पादप में जो कायिक जनन होता है वही अलैंगिक जनन कहलाता है उच्च पादपों में। तो अलैंगिक जनन है वो किससे होता है? जड़, तना, पत्ती से होता है, जिसको कायिक जनन कहा गया था। अब आज इस चैप्टर में अपन बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। और पादपों के अंदर जो उच्च पादपों के अंदर जो लैंगिक जनन पाया जाता है उसके अंग होते हैं पुष्प। तो पुष्प पादपों के लैंगिक जनन अंग होते हैं। भाई डेफिनेशन क्या होगी फ्लावर की? पुष्प की क्या डेफिनेशन होगी कि पादपों के लैंगिक जनन अंग कौन से होते हैं? पुष्प होते हैं। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन अंग पुष्प होते हैं। अब सबसे पहले इस चैप्टर में पुष्प की संरचना के बारे में ही वर्णन दे रखा है, जो आपको मैंने जूनियर में भी बताया था। तो आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह देखें और फिर जो नोट्स पे जगह है वो आपको लिखने हैं। तो फ्लावर की संरचना के बारे में बात करते हैं। पुष्प की संरचना के लिए तो पुष्प है वो आपके सामने संरचना बना रखी है। तो आपको डायग्राम ये पूरा कंप्लीट अच्छी तरह बना लेना है और फिर देखो क्या क्या लिखना है। सबसे पहले बात करेंगे पुष्प की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पुष्पवृंत। कौन सा भाग है? पुष्पवृंत, जिस पर पुष्प जुड़ा रहता है या टहनी से जुड़ा हुआ भाग, डंठल नुमा भाग, टहनी से जुड़ा हुआ डंठल नुमा भाग है वो क्या कहलाता है? पुष्पवृंत या स्टैल्क कहलाता है। ठीक। फिर पुष्पासन। आप जब पुष्प को देखते हो तो नीचे की तरफ जब फूला हुआ भाग है उसके नीचे की तरफ एक छोटी संरचना इस प्रकार से उभरी हुई दिखाई देती है, अर्थात जिस पर पुष्प बैठा रहता है, यानी ये भाग भी यहाँ जुड़ा हुआ है, ये भाग भी यहाँ जुड़ा हुआ है। तो इस भाग को क्या कहा जाता है? पुष्पासन या थैलेमस कहा जाता है। क्या? यानी पुष्प जिस भाग पर बैठा रहता है उस भाग को क्या कहा जाता है? पुष्पासन या क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। फिर मुख्य पॉइंट फर्स्ट, सबसे पहले बात करेंगे बाह्य दल। किसकी बात करेंगे? बाह्य दल, कैलिक्स की बात करेंगे। तो बाह्य दल ये जो सामान्य या अपन कहेंगे पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर या प्रथम चक्कर, पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर या प्रथम चक्कर को क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। यानी सबको तो क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। और अकेले को क्या कहा जाता है? बाह्य दल कहा जाता है। तो पुष्प का सबसे प्रथम बाहरी चक्कर को क्या कहा जाता है? बाह्य दल पुंज कहते हैं। और प्रत्येक एक भाग को या एक को क्या कहा जाता है? बाह्य दल कहते हैं। और ये क्या होता है? प्राय हरे रंग का होता है और प्रारंभिक अवस्था में पुष्प की सुरक्षा का कार्य करता है। बाह्य दल क्या करता है? प्रारंभिक अवस्था में उसकी सुरक्षा का कार्य करता है। जैसे गुलाब है वो प्रारंभिक अवस्था में आप देखना जो हरा भाग है वो पूरा बंद रहता है और फिर गुलाब खिलता है। तो जो हरा भाग पूरा बंद है चारों तरफ से वो भाग क्या कहलाता है? सभी को बाह्य दल पुंज, और अकेले को क्या कहा जाता है? बाह्य दल कहा जाता है। और ये निषेचन के बाद में या तो नष्ट हो जाते हैं परंतु कुछ में चिरस्थायी भी रहते हैं, यानी चिपके हुए भी रहते हैं। जैसे बैंगन है उसके बाहर की तरफ निषेचन के बाद भी बाह्य दल है वो पाए जाते हैं। ये बाह्य दल होते हैं।
बाकी निषेचन के बाद में बाह्य दल नष्ट हो जाते हैं। फिर पहले की डेफिनेशन हो गई। सेकंड नंबर, दल, यह पुष्प का दूसरा चक्कर होता है। पहला चक्कर तो कौन सा हो गया, बाह्य दल। इसके लिए क्या लिखोगे, यह पुष्प का दूसरा चक्कर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दलपुंज। और प्रत्येक एक को या अवयव को क्या कहते हैं, दल। जैसे यहाँ क्या बोला था, सभी के तो बाह्य दल पुंज और एक को बाह्य दल। इसी प्रकार सभी को दलपुंज और अकेले को क्या कहा जाता है, दल कहते हैं। और दल क्या होते हैं, ये अलग अलग रंग के होते हैं। प्राय पुष्पों में दल है वो अलग अलग रंग के होते हैं। क्यों, क्योंकि ये कीटों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित, ये कलरफुल होने के कारण ये अपनी तरफ क्या करते हैं, इसको आकर्षित करते हैं। अब नेक्स्ट, इसके बाद में बात करेंगे अपन थर्ड भाग, जिसको क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम। क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। अब देखिए ये तीसरा चक्कर, तो यह पुष्प का तीसरा चक्कर होता है। कौन सा चक्कर होता है, तीसरा। प्रथम चक्कर बाह्य दल, द्वितीय चक्कर दल और तीसरा चक्कर है वो क्या कहलाता है, एंड्रोसियम या पुमंग कहलाता है। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहले ऊपर फूली संरचना है, इसे क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। एंथर या क्या कहते हैं, परागकोश। यानी ये कहेंगे कि तंतुनुमा संरचना के ऊपर एक गुंडीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, परागकोश। परागकोश में क्या परिपक्व होते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। फिर ये दोनों परागकोश हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, योजी से जुड़े रहते हैं। परागकोश है द्विकोष्ठी होता है, परंतु कुछ में एक कोष्ठी भी होता है। तो ये किससे जुड़े होते हैं, योजी से जुड़े हुए होते हैं। और ये तंतुनुमा संरचना है, इसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है या पुतंतु कहते हैं। तो पुतंतु, योजी, परागकोश तीनों को अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं। एंड्रोसियम या क्या कहते हैं, पुमंग कह देते हैं। और पुमंग है उसकी इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई है उसे क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। और ये कौन सा भाग होता है, आपको बताया हुआ है, नर जननांग होता है, जिसमें क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। देखिए ये तीनों भाग है, इन सभी को जो इसमें पाई जाती है पुष्प में, सबको क्या कहा गया है, एंड्रोसियम। और इसकी एक इकाई, एक यूनिट है, उसको क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहते हैं। फिर नंबर 4, गाइनोसियम, जायांग। जायांग की बात करते हो तो जायांग के भी 3 भाग हो गए हैं। ऊपर वाला भाग है उसको बुलाता है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है। इस वर्तिकाग्र है उस पर पोषक पदार्थ होते हैं। जैसे इस पे परागकण आते हैं, परागकण पोषक पदार्थ ग्रहण करके उसमें अंकुरण काल शुरू हो जाता है। फिर इसके नीचे जो नलिकानुमी संरचना बनी रहती है, इसे क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है या स्टाइल कहा जाता है। और वर्तिका है उसका आधार भाग फूला हुआ होता है, जिसे क्या कहा जाता है, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय। तीनों है, तीनों को अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। और प्रत्येक इसको भाग है अवयव को, एक अवयव को अंडक कहा जाता है। यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को क्या कहा जाता है, अंडक कहा जाता है। और ये कौन सा भाग होता है, मादा जननांग होता है। ठीक, अब उसके अब यहाँ लिखा है मैंने ओव्यूल या बीजांड। तो अंडाशय फूला हुआ भाग कौन सा कहलाता है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक विशेष संरचना लगी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और निषेचन के पश्चात, अभी आपको बताया था, निषेचन की बात करेंगे तो बाह्य दल और दल दोनों गिर जाते हैं।
पुंकेसर है ये भी गिर जाते हैं और केवल ये वर्तिका वाला भाग, वर्तिका ये सूख जाती है और अंडाशय से तो क्या बन जाता है, फल का निर्माण हो जाता है और इस बीजांड से क्या बनता है, बीज। जैसे मटर की बात करते हो तो मटर की फली इस प्रकार से है, तो मटर जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये बीज है, ये तो किससे बने हैं, इस बीजांड से। और ये जो फली का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, अंडाशय से। और यहाँ पर आपको कभी देखना इस प्रकार से हरी हरी संरचना, पत्तीनुमा संरचना लगी रहती है, वो क्या होता है, बाह्य दल होता है। तो बाह्य दल और दल दोनों क्या है, इस पुष्प की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इसलिए इन दोनों को सहायक जनक अंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक जनन अंग भी कहते हैं। दल और बाह्य दल को क्या कहा जाता है, सहायक जनन अंग भी कहते हैं। तो ये हो गई है एक पुष्प के विभिन्न भागों की जो या पुष्प है उसकी संरचना के भागों का वर्णन कंप्लीट हो गया है। ये पहला टॉपिक हो गया अपना। अब जो कल पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा अपना लघु बीजाणुधानी की संरचना, वो पढ़ेंगे अपन कल। तो उसमें अपन यहाँ इस परागकोश को यहाँ लघु बीजाणुधानी, इसके अंदर जो इसको क्या कहा जाता है, लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर परागकण या लघु बीजाणु क्या होते हैं, परिपक्व। तो इसके अनुप्रस्थ काट की बात करेंगे अपन कल। अब एक थोड़ी संरचना अपन देख लेते हैं बीजांड। तो बीजांड है उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, तो देखिए बीजांड है उसमें ये बीजांड, ये भाग है बीजांड का। इसकी संरचना भी अपन पढ़ेंगे। बीजांड की संरचना, गुरु बीजाणुधानी। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, बड़े क्वेश्चन बोर्ड के लिए। पहला क्वेश्चन बनेगा लघु बीजाणुधानी की संरचना, दूसरा बनेगा बीजांड की संरचना। तो बीजांड कौन सा भाग हो गया, अंडाशय में लगा हुआ भाग क्या कहलाता है, बीजांड। अब बीजांड में कौन कौन सी संरचना होती है, देखिए ये बीजांड है उसमें इसे क्या कहा जाता है, बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत, यानी जिस भाग से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। और ये जो भाग है दोनों तरफ से इसको ढके हुए रहते हैं, इसे कहते हैं अध्यावरण। क्या कहा जाता है, अध्यावरण कहा जाता है। और यहाँ एक छिद्र होता है जिसमें परागनली प्रवेश करती है, इसे बोलते हैं बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के ठीक सामने वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, चलेजा, या क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। अब ये बच गई जो अंदर की संरचना, इसे कहा जाता है भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश है उसमें ऊपर की तरफ 3 कोशिका होती है, इन्हें कहते हैं एंटीपोडोल सेल्स। ऊपर की तरफ 3, यानी अपन कहेंगे निभाग की तरफ जो 3 कोशिका का समूह होता है उसे एंटीपोडोल सेल कहते हैं। और नीचे की तरफ 3 कोशिका के समूह को बोलते हैं अंड समुच्चय, जिसमें देखो ऊपर यहां एक तो होती है अंड कोशिका और 2 होती है सहायक कोशिका। ठीक है, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका, और दोनों को क्या कहते हैं, अंड समुच्चय। और बीच में कोशिका पाई जाती है उसको बोलते हैं द्विध्रुवी कोशिका। और सभी को बोला जाता है, इस सभी को क्या बोला जाता है, भ्रूणकोश। ये लो, तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये बीजांड व्रंत, दोनों तरफ ढके हुए जो भाग उसको अध्यावरण, जहां से भी जो नलिका प्रवेश करेगी, ठीक है, उसको बीजांड द्वार। अंदर जो संरचना है ये जो संरचना है इसे बोला जाता है भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश। परिभाषा क्या होती है, 7 कोशिकीय।
1 2 3 4 5 6 और 1 7 कोशिकीय केंद्र कितने होते हैं? 8। देखो सब में एक एक है, परंतु यहाँ पर कितने केंद्रक है? 2 केंद्रक है एक कोशिका में, इसलिए इसको बुलाता है 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना क्या कहलाती है? भ्रूणकोश कहलाती है। क्या कहलाती है? भ्रूणकोश कहलाती है। तो ये जो संरचना होती है वो यहाँ की होती है, और इसकी संरचना की बात करेंगे कल के में टॉपिक में अपन पढ़ेंगे परागकोश संरचना जो इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक से क्वेश्चन अपना कि सहायक जनन अंग कौन से होते हैं? पुष्प में सहायक जनन अंग कौन से होते हैं? सभी को कमेंट करना है। कमेंट के नंबर आपके टेस्ट के साथ जुड़ेंगे और सभी को टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू।